सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आप सबके बीच में सुभाष बाबू। आज अपन डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम आपका ऐसा चैप्टर है, ऑलमोस्ट भी बच्चों की प्रॉब्लम होती है। आयनिक इक्विलिब्रियम अपने रट के जाएंगे तो क्वेश्चन सही होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। इसको थोड़ा सा यदि आपने समझ लिया, फिर इससे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। तो उम्मीद करूंगा यदि आपने ये 40-50 क्वेश्चन मेरे साथ में आपने एक एक क्वेश्चन को समझा तो डेफिनेटली आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है इसमें आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरी बात ये, अभी आपने देखा होगा संस्कृत डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया, कल ही रिजल्ट आया संस्कृत डिपार्टमेंट का, और उसकी कट ऑफ कितनी गई है? 266। कितनी में से गई है सर? 500 में से। और कितनी पोस्ट के लिए गई है? 61 पोस्ट के लिए। अब आप अनुमान लगा सकते हो, जब 61 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, 61 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, तो उसमें कट ऑफ जाती है 266 नंबर, यानी आपके लगभग यू मान के चले तो 54%। कितने परसेंट? 54%। जब 61 वैकेंसी के लिए आपकी 54% कट ऑफ जा रही है, तो अब इस बार तो आपकी वैकेंसी इससे लगभग 6 गुना ज्यादा वैकेंसी है। कितने गुना ज्यादा वैकेंसी है? 6 गुना ज्यादा वैकेंसी है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यदि आपके किसी भी टेस्ट सीरीज में 250 से लेके 270 नंबर के बीच में बन रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आप यदि दोनों पेपर को मिला के, या यदि आपके 250 से 270 नंबर के बीच में आपके स्कोर जा रहा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में हो आप सिलेक्शन लेने वाली कंडीशन में हो। देखो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। जब से ये जो संस्कृत डिपार्टमेंट की इतनी कम कट ऑफ गई है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान जीके का अपने जो पेपर फर्स्ट है, जो जीके का वेटेज है, वो आरपीएससी कहीं ना कहीं जीके को पेपर को टफ बना रही है, जिसकी वजह से जीके में नंबर कम आ रहे हैं। जीके में नंबर कम आने की वजह से देखो, सब्जेक्ट का पेपर इतना टफ नहीं है। सब्जेक्ट का जैसे आज से 5 साल पहले आता था, वैसे ही पेपर इस बार आ रहे हैं। लेकिन जीके का पेपर बहुत ज्यादा टफ बना रहे हैं। जीके में 40% लेके आना भी मुश्किल हो रहा है। 40% नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से कट ऑफ डाउन जा रही है। तो आप क्या करो, लास्ट के दिनों में, अभी अपने पास लगभग 20 दिन का टाइम बचा है, इन 20 दिनों में आप जीके को बहुत अच्छा कर लो भाई। जीके में आप 40% यदि कवर कर गए, और उसके बाद में सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केमिस्ट्री के मैं आपको वीडियो खूब सारे लेके आया हूं, ये आप वीडियो देख लेना। केमिस्ट्री में तो वैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। आयनिक इक्विलिब्रियम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एजीसीएल की विलेयता 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर है। एजीसीएल का विलेयता गुणनफल यानी केएसपी आपको पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको एक ध्यान में रखना है, केएसपी का आपका फॉर्मूला क्या होता है सर? एक्स की पावर में एक्स, वाई की पावर में वाई, और एस की पावर में एक्स प्लस वाई। ये आपका नॉर्मल एकदम जनरल जो आपका फॉर्मूला होता है केएसपी का, किसके लिए? ए एक्स बी वाई कंपाउंड के लिए, ए एक्स बी वाई कंपाउंड के लिए। ये आपका बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो यहाँ पे एस है, जो यहाँ पे आपका एस है, ये जो एस दिखा रहा है, ये किसको बताएगा सर? ये विलेयता को बताता है। किसको बताएगा सर? ये विलेयता को बताएगा। बिल्कुल सर, विलेयता को बताएगा। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो विलेयता है ये सर मोल पर लीटर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? मोल पर लीटर में होनी चाहिए। आपको क्या करना है? ये वाला जनरल फॉर्मूला लगाना है आपको। यदि एस का मान यदि आपको मोल पर लीटर में नहीं दे रखा, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? इसको सबसे पहले मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे। अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सर? हमारे क्वेश्चन में एस की वैल्यू दी हुई है 1.435 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। अब इस ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? मुझे ये पता है कि भार बटा अनुभार, यदि मैं इसको अनुभार से मल्टीप्लाई कर लूंगा, सॉरी डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या होगा सर? ग्राम में दिया हुआ है, इसका मतलब भार दिया हुआ है। इसको मोलिकुलर वेट से आप डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा सर? भार बटा अनुभार क्या बन जाएगा? आपका मोल बन जाएगा। यानी कुल मिला के आपको इसको अनुभार से डिवाइड करना है। ये लो भाई, इसका अनुभार कितना है? 143.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां आपका आ जाएगी वैल्यू 10⁻⁵। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? एस की वैल्यू आ गई। किस में आ गई सर? ये मोल पर लीटर में आ गई। मोल पर लीटर में आ गई। अब आपको किसका पूछा हुआ है सर? एचजीसीएल का पूछा हुआ है। मुझे पता है कि ए एक्स बी वाई है। यदि एक्स बराबर 1 है, देखो यहाँ पे आपका एचजी है, एचजी है और सीएल है, यानी 1 1 है। एक्स बराबर भी 1 है, वाई बराबर 1 है, तो आपको सीधा याद रखना के एस बी बराबर एस स्क्वायर होता है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, एस स्क्वायर, एस की वैल्यू 10⁻⁵, इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻10 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁻10 आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये आपको चीजें समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ ग्राम देखना है, ग्राम की जगह आपको क्या देखना है? यहाँ पे मोल देखना है।
यदि आपको ग्राम दिया हुआ है तो मोलिकुलर वेट ये आपका दिया हुआ है 143.5, इससे आप इसको डिवाइड कर दिया करो, आपका मोल पर लीटर में आ जाएगा, फिर आपका KSP आराम से आप निकाल सकते हो। आगे देखो भाई, दो दुर्बल अम्ल दिए हुए HA1 HA2, अम्ल वियोजन स्थिरांक यानी आपका KA1 अपॉन KA1 कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -6, और KA2 कितना दिया हुआ है सर 2 इंटू 10 की पावर -4, और आपको क्या पूछा अम्ल सामर्थ्य। कभी भी आपको अम्ल सामर्थ्य पूछा जाए यानी आपकी अम्ल सामर्थ्य 1 अपॉन अम्ल सामर्थ्य 2, यदि आपको ये पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर KA1C1 अपॉन KA2C2, ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ कंसंट्रेशन की कोई बात नहीं की हुई, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन आपको बराबर लेके चलनी है, C1 बराबर आपका C2 आ जाएगा, तो इसकी फॉर्मूला क्या आ जाएगा रूट के अंदर KA1 अपॉन KA2 आ जाएगा। देखो ये आपके अम्लीय सामर्थ्य है, हालांकि मैं बताने को इसको पूरे आपको ड्राइव भी कर सकता हूँ कि H प्लस बराबर क्या होता है C अल्फा, अल्फा बराबर क्या होता है रूट के अंदर KA अपॉन C होता है। फिर आप जब इसको ऑप्शन में करोगे एडजस्टमेंट तो आपका ये वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर KA1 C1। ठीक है, ये अम्ल की सामर्थ्य आ गई। इसका मतलब आपको KA1 अपॉन KA2 से आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। KA1 कितना है सर 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन KA2 कितना है सर 2 इंटू 10 की पावर -4, इसको सोल्व करोगे सर 10 की पावर -2 यानी 10 की पावर -1 आ जाएगा, 10 की पावर -1 आ जाएगा। तो अम्लीय सामर्थ्य किसके बराबर होता है सर, अम्लीय सामर्थ्य आपका रूट के अंदर KA1 C1 अपॉन KA2 C2। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई ये चीजें। आगे देखो भाई, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका 1 इंटू 10 की पावर -8 मोलर HCl विलियन का pH कितना है भाई। ये देखो आपको दिया हुआ है H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हुई है 10 की पावर -8। कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ, एक बात में आपको गांठ बांध लेना, कभी भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ और उसकी कंसंट्रेशन आपकी यदि 10 की पावर -7 या 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 के बीच में हो, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 के बीच में हो, तो वहां पे क्या करना है सर, वहां अपने को क्या करना है, वहां पानी की जो कंसंट्रेशन होती है, पानी की कंसंट्रेशन कितनी में लेके चलनी है सर 10 की पावर -7 को 7 में ऐड करना है। जहां भी आपको यदि एसिड है, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे आपका वीक एसिड हो, यदि उसकी कंसंट्रेशन आपको इसकी रेंज में दे रखी है तो वहां पे अपन क्या करेंगे सर, पानी की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर -7, उसको इसके साथ में जोड़ के चलेंगे। कैसे सर, देखो यहाँ H प्लस ये किससे आ रहे हैं सर, ये HCl से आ रही है, और पानी से कितनी आ रही है सर, पानी से आती है 10 की पावर -7, ये किससे आ रही है H2 से आ रही है। टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी सर, 10 की पावर -8 ये है, 10 की पावर -7 ये है, 10 की पावर -7 कॉमन आएगा सर, 10 की पावर -1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -7 आ जाएगा। ये आपकी एक्चुअल कंसंट्रेशन है। देखो ये आपका पानी है, ये आपका बीकर है, इसके अंदर आपका क्या है HCl भी है और इसके अंदर आपका H2O भी है। तो इसका मतलब जो H प्लस आ रही है, जो कंसंट्रेशन H प्लस की आ रही है वो HCl से भी आनी चाहिए और H2O से भी आनी चाहिए, बिल्कुल सर आनी चाहिए। HCl का आपको दी हुई है इतनी, और H2O को सबको पता ही है क्योंकि pKw का मान कितना होता है 14 होता है, KW का मान सभी को पता है 10 की पावर -14 होता है। इसका मतलब यहाँ से जो पानी की कंसंट्रेशन आएगी, पानी से जो H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी वो 10 की पावर -7 आएगी। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये आपकी एक्चुअल कंसंट्रेशन आ गई। अब क्या करोगे सर, हमें क्या चाहिए pH चाहिए, तो मुझे ये पता है सर pH को कैसे निकालोगे आप सर, pH बराबर होता है -log ऑफ H प्लस। क्या ये बातें पता है कि आपको सर, -log ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 1.1 इंटू 10 की पावर -7। जब आप इसको सोल्व करोगे देखो 7 से कुछ कम आएगी, 7 से हल्की सी कम आएगी आपकी, तो 6.9 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको कैलकुलेशन नहीं करना, ये आपको मैंने कैलकुलेटिव मेथड बताया, इसकी आपको कैलकुलेशन नहीं करना। जब भी आपका मान H प्लस का मान 10 की पावर -8 आ जाए, 10 की पावर -7 आ जाए, 10 की पावर -6 आ जाए, इसके आसपास आ जाए, तो इससे कम करना है। 7 से थोड़े सा कम होगा उसका मान। देखो ये 8 है, हमें पता है कि pH आपके 8 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, इसकी pH कभी भी आपके 8 नहीं हो सकती। 8 का मतलब होता है बेसिक सॉल्यूशन, जबकि ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, 8 नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करेंगे सर, 7 से बिल्कुल थोड़ी सी कम लेके चलेंगे। 7 से कम कौन सी है सर, 6.9 इसका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आई कि आपको? आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, एक विलयन pH बराबर 3 अन्य विलयन pH बराबर 6 से कितने गुना अधिक अम्लीय है। देखो pH बराबर 3 है, मुझे pH से मतलब नहीं है, मुझे H प्लस से मतलब होता है। सर H प्लस कैसे निकालेंगे सर, H प्लस निकालेंगे -log ऑफ, देखो pH बराबर क्या होता है, pH बराबर क्या होता है सर, pH बराबर होता है -log ऑफ H प्लस। ठीक है, pH आपकी कितनी है 3, -log ऑफ H प्लस।
देखो log ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -3 आ जाएगी। तो H प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 10 की पावर -3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -3 आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप इसकी pH बराबर 6 है तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, H प्लस की यदि कंसेंट्रेशन आपको चाहिए तो 10 की पावर -6 लिख दिया करो। यदि pH 6 है और आपको चाहिए H प्लस की कंसेंट्रेशन तो 10 की पावर -6 लिख लिया करो। जो आपकी pH है वो 10 की पावर -pH चला जाएगा। तो ये आपकी यहाँ इतनी कंसेंट्रेशन है H प्लस की, यहाँ आपकी इतनी कंसेंट्रेशन है H प्लस की। मुझे ये पता है कि जिसकी H प्लस ज्यादा होती है, जिसकी H प्लस ज्यादा है वो क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य होगा, उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा है सर, इसकी ज्यादा है। देखो कितना गुना ज्यादा है सर, मुझे ये पता है कि H+1 अपॉन H+2 का अनुपात कितना है सर, ये 10 की पावर -3 है, ये 10 की पावर -6 है, तो ये आपका 10 की पावर +3 आ जाएगा। यानी 1000 गुना ज्यादा आपका क्या होगा, ये एसिडिक होगा। 1000 गुना ज्यादा एसिडिक होगा, लगभग आपका 1000 गुना एसिडिक ज्यादा होगा, यानी 10 की पावर 3 गुना एसिडिक होगा। जब भी आपको एसिडिक पूछ लिया जाए, कितने गुना पूछ लिया जाए, तो हमेशा आप क्या करोगे, पीएच तो एक मापांक है, H प्लस की कंसेंट्रेशन ही तो आपको एसिडिटी बताता है। एसिड का मतलब क्या होता है, जो H प्लस को देता है, कितना H प्लस को देगा वही आपको एसिडिटी बताएगा, कितना ज्यादा है गुना, कितने गुना एसिडिक है। तो यहाँ पे आप क्या निकाल लिया करो, सीधा सीधा आप एसिड यानी एसिड के लिए H प्लस निकाल लिया करो। आगे देखो, सेकंड ग्रेड 2016 का क्वेश्चन है, HA1 HA2 का मान दिया हुआ है, प्रत्येक में अम्ल की सांद्रता दी हुई है, हाइड्रोजन आयन का अनुपात होगा, मैंने आपको बता ही रखे है। देखो आपका ये बोला, अब अम्लीय सामर्थ्य, इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको अम्लीय सामर्थ्य के हिसाब से पूछ सकते हैं, या फिर आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन, दोनों एक ही बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी H प्लस की कंसेंट्रेशन होगी उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। देखो 1 अपॉन, नीचे आपको ये भी पूछ सकता था अम्लीय सामर्थ्य बताओ भाई, अम्लीय सामर्थ्य पूछ लिया जाए या आपका H प्लस की कंसेंट्रेशन का अनुपात पूछ लिया जाए, दोनों सेम ही है। इनका अनुपात क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, Ka1 C1 अपॉन Ka2 C2, ये आपका अनुपात है। Ka1 का मान कितना है सर, ये रहा 9.8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू C1 का अनुपात कितना है सर, C का दोनों के लिए आपको 1 दे रखी है, कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, अपॉन नीचे Ka2 का मान कितना है सर, 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू C2 का मान कितना है सर, 1 है। जब आप इसको सोल्व करोगे सर, ये आपका जाएगा नीचे आ जाए 0 0, यानी आपके 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 5 से 10 की पावर कैंसिल हो जाएगा, 98/2 यानी आपका 49 आ जाएगा। 49 का मतलब आपका 7 आ जाएगा। इसका मतलब जो आपकी अम्लीय सामर्थ्य का अनुपात है वो कितना आ जाएगा सर, 7:1 आ जाएगा। 7:1 यानी आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? अम्लीय सामर्थ्य पूछ लिया जाए या H प्लस की कंसेंट्रेशन का अनुपात पूछ लिया जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, रूट के अंदर Ka1C1 अपॉन रूट के अंदर Ka2C2, क्योंकि मुझे ये पता है सर H प्लस की वैल्यू किसके बराबर होती है सर, H प्लस की वैल्यू होती है C अल्फा बराबर, C इंटू अल्फा का मान क्या होता है सर, अल्फा बराबर होता है रूट के अंदर Ka अपॉन C। तो रूट के अंदर Ka अपॉन C जब आप इसको सोल्व करोगे तो Ka इंटू C आ जाएगा रूट के अंदर। ये लो भाई, यही आपको यहाँ पे लिखना है, H प्लस का मान ही तो लिखना है यहाँ पे। तो H प्लस का मान कितना आएगा, Ka इंटू C का रूट आ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई क्या? आगे देखो भाई, HCO3 का युग्मी क्षारक है, सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। आपको क्या पूछा, कॉन्जुगेट बेस पूछ लिया। देखो मुझे ये पता है एसिड होता है सर, ये एसिड क्या करता है, ये आपका H प्लस त्यागता है, H प्लस त्यागने के बाद जो स्पीशीज बनेगा वो आपका क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। इसका मतलब जो आपको दिया हुआ है, कॉन्जुगेट बेस पूछा हुआ है तो जो दिया हुआ है उसमें से आप H प्लस कम कर लिया करो, उसके बाद में आपका किसका निर्माण होगा, कॉन्जुगेट बेस का निर्माण होगा। देखो दो तरीके के होते हैं, यदि आपको कॉन्जुगेट बेस पूछा हुआ है तो इसका मतलब जो दे रखा है वो एसिड है, एसिड में आप H प्लस कम किया करो, आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। उसके बाद में बेस है, बेस में आप H प्लस जोड़ दिया करो, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये लो भाई, ये कंसेप्ट आपका खत्म हमेशा के लिए। कॉन्जुगेट बेस पूछा हुआ है सर, एसिड में से H प्लस हटाना है, आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। यदि आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछा हुआ है सर, हमें क्या करना है, बेस में H प्लस को जोड़ना है। आगे देखो, अब देखो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें पूछा है संयुग्मी क्षारक यानी कॉन्जुगेट बेस पूछा हुआ है, कॉन्जुगेट बेस पूछा है। कॉन्जुगेट बेस के लिए हम क्या करेंगे सर, जो दे रखा है, जो आपको दे रखा है उसमें से आप क्या करोगे सर, इसमें से हम H प्लस हटा देंगे, H प्लस हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस बन जाएगा। देखो यहां से H प्लस हटाओगे तो ये बन जाएगा CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका क्या होगा सर, ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा। ये क्या होगा, ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा।
देखो कॉन्जुगेट बेस के लिए क्या करोगे, जो आपको दे रखा है उसमें से H प्लस हटा दिया करो। कॉन्जुगेट एसिड के लिए जो आपको दे रखा है उसमें आप H प्लस जोड़ दिया करो भाई। आगे देखो सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, इसके रुधिर का पीएच कितना होता है भाई 6.8 होता है क्या, शायद इसका 6.8 होता है। आगे देखो भाई एसिटिक अम्ल का पीके तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी आपको दिया हुआ है, अमोनियम एसीटेट विलयन का पीएच पूछ लिया भाई, अमोनियम एसीटेट विलयन का पीएच पूछ लिया। अब देखो आपको किसका पूछा हुआ है, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है सर, CH3 COO NH4+ होता है। ये आपका क्या होता है, अमोनियम एसीटेट होता है। आप जब इसको देखोगे सर ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है आपका CH3 COOH से और NH4OH से। ये क्या है, ये सर वीक एसिड है और ये क्या है सर, ये वीक बेस है। इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन, ये आपका जो सोल्ट है ये किसका है सर, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। किसका सोल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। इसके लिए पीएच का क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए पीएच का फॉर्मूला याद रखना भी आपको 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb, 7 + ½ ऑफ, ये लो भाई 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb। ये किसके लिए होगा सर, वीक एसिड और वीक बेस आ जाए उसके पीएच का फॉर्मूला ये है भाई। देखो 7 + ½ ऑफ pKa का मान कितना है सर 4.76 माइनस pKb का मान कितना है 4.75। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 + ½ ऑफ ये आ जाएगा 0.01, यानी आपका वैल्यू आ जाएगी 7.005 आ जाएगी, 7.005 आ जाएगी। क्या ये टफ है क्या, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो आपको पूछ रखा है। देखो अमोनियम एसीटेट पूछ रखा है, अमोनियम एसीटेट क्या होता है सर, CH3 COONH4। इसका मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ है, वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना हुआ है, उसके पीएच का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो 3 तरीके से अपन पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे डायरेक्ट आप H+ निकाल लिया करो। वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए आप क्या करो, पहले अल्फा निकालो, अल्फा का मान होता है सर रूट के अंदर Ka/C, उसके बाद में H+ निकाला करो, सर H+ का मान होता है C∆, यहां से H+ आ जाएगा। फिर आप पीएच निकाला करो, सर पीएच का मान होता है -log of H+। ये आपका वीक एसिड है। अब यदि आपको सोल्ट दे दिया जाए, वीक एसिड का या वीक बेस का इनका सोल्ट दे दिया जाए, तो इनके लिए आप क्या करोगे सर, वीक एसिड या वीक बेस का सोल्ट दे दिया जाए तो इनके लिए पीएच का फॉर्मूला अलग अलग होता है। 7 + ½ ऑफ pKa प्लस log C आता है एक में, 7 एक में आपका POH आता है, 7 + ½ ऑफ pKa माइनस log C आता है। ऐसे ही 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb आता है। कुल मिला के ये आपको किसके लिए है, जब सोल्ट का मान आ जाए तो सोल्ट के लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने, बस यही आपका आयनिक इक्विलिब्रियम, यही आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। आगे देखो सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2022 का क्वेश्चन है। आपको OH- की कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको H3O+ की कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको पूछा हुआ है NOH के सारे विलयन का पीएच पूछा हुआ है। देखो भाई OH- कितनी है सर, OH- 10⁻⁴ है। H3O+ का क्या मीनिंग है सर, H3O+ का मीनिंग H+ ही होता है। H3O में ऐसे लिख सकता हूँ H2O+ H+, यानी आपका ये जो कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन बताएगा, H+ की कंसंट्रेशन बताएगा। इसका मान कितना है सर, 10⁻⁻10 है। OH- की कंसंट्रेशन का मान 10⁻⁴ है, H+ की कंसंट्रेशन का मान 10⁻⁻10 है। इसका मतलब दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। देखो मुझे ये पता है, यदि आपको H+ पता है तो आप OH- निकाल सकते हो। कैसे, हमें पता है कि सर H+ इंटू OH- बराबर क्या आएगा, 10⁻14 आता है। देखो यदि आपको ये पता है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि OH- क्या होगा सर, 10⁻14 अपॉन H+ होता है। अभी देखो 10⁻14 अपॉन H+ की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है सर, 10⁻10 दी हुई है, 10⁻4 आ गए। कुल मिला के इनमें से यदि आपको एक भी कंसंट्रेशन देता तो भी आप आराम से निकाल सकते थे। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, इनमें से आपको सिर्फ एक की कंसंट्रेशन चाहिए, चाहे आपको OH- की कंसंट्रेशन दे देता, चाहे आपको H+ की कंसंट्रेशन दे देता, आप आराम से पीएच भी निकाल सकते थे इसके लिए, और पीओएच का मान भी निकाल सकते थे। हमें किसका पूछा है सर, पीएच का मान पूछा है। मुझे ये पता है सर पीएच बराबर होता है -log of H+। देखो -log of H+ की कंसंट्रेशन कितनी है सर, H+ की कंसंट्रेशन ये रही आपकी 10⁻⁴। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये log तो सोल्व करना आता है ना सबको। देखो log कैसे सोल्व करते हैं, log of
10 की पावर माइनस एक्स होता है, ये आपकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स। log ऑफ 10 की पावर में x होता है, ये आपकी वैल्यू आएगी x। ठीक है, इसके अलावा log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 3 की वैल्यू और log 5 की वैल्यू, ये आपके 0.30 होती है, ये आपकी 0.48 होती है, ये आपकी 0.70 होती है। लियो भाई, ये आपका log सोल्व करने का तरीका है भाई। देखो log की पावर 10 की पावर में कुछ भी आ जाए, 10 की पावर में कुछ भी आ जाए वो आपको बराबर आ जाएगा, यही आपके log की वैल्यू है। 10 की पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स। 10 की पावर में एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स। इसके अलावा log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आगे देखो, एक सामान्य लवण AX/BY के लिए विलेयता आपको दी हुई है और विलेयता गुणनफल KSP में संबंध पूछा हुआ है। ये आपका सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन आ गया। मुझे ये पता है सर AX/BY के लिए क्या होता है, सर AX/BY के लिए KSP का मान होता है x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। क्या ये पता है कि आपको सर KSP का मान क्या होता है, x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। अब देखो हमें चाहिए s, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर s। ये KSP देखो, KSP तो ये आना चाहिए, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो मुझे s की पावर में x प्लस y को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपका आ जाएगा KSP अपॉन x की पावर में x, y की पावर में y आ जाएगा। s का मान क्या आ जाएगा सर, s का मान आ जाएगा KSP अपॉन x की पावर में x, y की पावर में y। अब देखो यदि इसकी पावर हटाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 अपॉन x प्लस y की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इसको मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो सर कैंसिल होके एक हो जाएगा, यानी एस की पावर में एक बराबर एस ही आएगा, ये आपका एस आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्या आ जाएगी, के एस पी अपॉन एक्स की पावर में एक्स, वाई की पावर में वाई की पावर में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे देखोगे, अभिकथन अमोनियम एसीटेट का एक जलीय विलयन बफर के रूप में कार्य करता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल और NH4OH एक आपका वीक एसिड होता है। क्या बात सही है क्या, बिल्कुल। देखो बफर के लिए आपको दो कंडीशन होती है, एक तो बफर आपका क्या होता है, नॉर्मल आपका जो बफर होता है वो होता है सर वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सर एसिडिक बफर। ठीक है, इसी प्रकार बेसिक बफर होता है सर, वो किससे मिलकर बना होता है, वो वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। एसिडिक है सर, वो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होता है। इसी प्रकार यदि आपका बेसिक बफर की बात कर रहे हो आप, तो बेसिक बफर आपका वीक बेस प्लस वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। इसमें आप देखा एक बात आपको कॉमन मिलेगी, देखो ये आपका वीक एसिड है तो यहाँ पे भी आपको वही सेम वीक एसिड आना चाहिए, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग बेस आना चाहिए। यहाँ यदि आपका वीक बेस है तो यहाँ वही सेम का सेम आपका वीक बेस आना चाहिए, उसके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग एसिड आना चाहिए। ये आपका एसिडिक बफर और बेसिक बफर हो गया। इसके अलावा एक बफर और होता है, एक बफर और होता है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ होता है। इसको भी अपन क्या बोलते हैं सर, इसको भी बफर बोलते हैं। ठीक है, तो बफर आपके तीन प्रकार के हो गए। एक तो आपका एसिडिक बफर, एसिडिक बफर आपका हो गया वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होता है। बेसिक बफर वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। एक और आता है आपका बफर, ये होता है वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ होता है, उसको भी आप क्या बोलोगे, उसको भी अपन बफर बोलेंगे। आगे देखो, ये बोला अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का क्या फॉर्मूला होता है सर, CH3COO Na+ होता है, सॉरी NH4 एसीटेट है ना, अमोनियम है तो अमोनियम देखो, अमोनियम क्या होगा NH4+ आएगा। जब आप इसको देखोगे तो ये किससे मिलकर बना हुआ है सर, ये मिलकर बना हुआ है आपका CH3COOH से और आपका NH4OH से। ठीक है, और ये क्या होता है सर, वीक एसिड होता है, और ये क्या होता है सर, वीक बेस होता है। इसका मतलब ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। ये किसका सोल्ट है सर, ये वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। 100% आपका क्या बनेगा सर, ये 100% आपका बफर बनाएगा। 100% क्या बनाएगा, 100% आपका बफर बनाएगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, एक जलीय विलयन बफर के रूप में कार्य करता है क्या, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। और आपका NH4OH भी एक दुर्बल क्षार है क्या, बिल्कुल सही बात है। मुझे ये पता है कि वीक एसिड और वीक बेस से क्या बनता है, बफर बनता है। तो ये बात इसकी कारण जो
जो यहाँ पे जो कारण दिया हुआ है वो कथन का क्या कर रहे हैं, सही तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपको ये बोल रहा है वीक एसिड वीक बेस है, उसकी वजह से ये क्या करता है, अमोनियम एसीटेट आपका बफर की तरह कार्य करता है। तो बिल्कुल आपका कारण सही है, कथन भी सही है और इसकी सही व्याख्या भी करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो, Ag2SO4 के विलेयता गुणनफल की गणना कीजिए यदि कक्ष तापक्रम पर इसकी विलेयता 2.5 × 10⁻² मोल पर लीटर में दी हुई है। इस बार मोल में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कुछ प्रकार का अपने को डिवाइड कुछ वगैरह नहीं करना है। ये आपका सेकंड ग्रेड 2024 का क्वेश्चन है। तो देखो आपको एस का मान कितना दे रखा है सर, 2.5 × 10⁻² मोल पर लीटर है। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 25 × 10⁻³ मोल पर लीटर है। 25 × 10⁻³ मोल पर लीटर है। अब देखो Ag2SO4 आप ये फॉर्मूला लगा लिया करो, AXBY बराबर आ जाएगा x की पावर में x, y की पावर में y, s की पावर में x प्लस y। इसके लिए KSP का मान है। देखो x कितना है सर, यहाँ पे ये देखो जब आप इसको कंपैरिजन करोगे तो यहाँ Ag के कितने मोल है सर, Ag के आपको 2 अणु दिख रहे हैं, तो x का मान आपका 2 आ गया, 2 की पावर में 2। SO4 कितना है सर, SO4 अकेला है, यानी y का मान कितना आ जाएगा सर, y का मान 1 आ जाएगा, इंटू s की पावर में 1 + 2 यानी आपका 3 आ जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा सर 4s³ आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 4s³ आ जाएगा। तो KSP बराबर क्या आ जाएगा सर, 4s का मान कितना है 25 × 10⁻³ इसका आप क्यूब कर लेना। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 62.5 × 10⁻⁶। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 62.5 × 10⁻⁶। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको हर एक चीज के कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो केमिस्ट्री आपकी टफ नहीं है, जो बोलते हैं कि केमिस्ट्री टफ है, मेरे हिसाब से वो आपको या तो उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार रट्टाफिकेशन की अपनी प्रवृत्ति है। यदि आप रटोगे तो कोई चीजें आपकी समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो आपके वो फिर क्वेश्चन वगैरह सही नहीं होंगे। यदि आप समझ के चलोगे तो 100% आपको हो सकता है शुरू में आपको दिमाग खर्च करना पड़े, आपको परेशानी हो, लेकिन आपने एक बार यदि ढंग से समझ लिया फिर पूरी उम्र आप क्या करोगे, उस चीज को आराम से किसी को बताना हो तो आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, उसके साथ साथ में उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आराम से आप सही कर सकते हो। तो इसलिए केमिस्ट्री को आप समझना सीखो। रट्टा जो आप मार रहे हो, रट्टा कुछ चीजों का आप मत लगाओ, जैसे कुछ वास्तव में ऐसे कुछ यूनिट है, कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, जिनको रटना पड़ता है, उनका रट्टा लगाओ। कुछ चीजें ऐसे होती है जो समझनी ही पड़ेगी, उनको आप समझने की प्रवृत्ति डालो, उसमें धीरे धीरे आप हैबिट में डालो, तब धीरे धीरे आपका क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जहां आपके केमिस्ट्री का आप क्या कहलाओगे, किंग कहलाओगे भाई। आगे देखो भाई, M/2 ये देखो सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग 2024, जिसका एग्जाम अभी लगा था दिसंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में लगा था। M/200 CaOH की होल ट्वाइस के पीएच की गणना कीजिए। अब देखो मुझे ये पता है कि CaOH की होल ट्वाइस, ये जब टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा सर, Ca+2 + 2OH-। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने ये बता रखा है आपको कि जब भी आपको पीएच निकालना हो चाहे पीओएच निकालना हो, किससे निकालते हैं सर, नॉर्मेलिटी से निकालते हैं। किससे, नॉर्मेलिटी से। नॉर्मेलिटी क्या होता है सर, नॉर्मेलिटी होते हैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी होती है सर मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है तो मोलरिटी कितनी दे रखी है सर, 1/200 दे रखी है। एन फैक्टर कितना है सर, इसका एन फैक्टर कितना होगा, ये देखो आपका OH- आयन की संख्या कितनी होती है उसी एन फैक्टर के बराबर होगा। यानी आपका कितना चार्ज है सर, यहाँ +2 चार्ज है, इसका मतलब एन फैक्टर कितना होगा आपका 2 होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगी 1/100। यानी आपका, यानी कहने का मतलब आपका जो OH- की कंसेंट्रेशन, देखो ये आपका इसमें कौन सा आयंस प्रेजेंट है सर, यहाँ पे OH- है, तो OH- आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी आ गई सर, 1/100, यानी आपके 10⁻²। आ गई। तो POH कितनी आएगी सर, -log 10⁻², इसका मान आ जाएगा सर -2, यानी आपका +2 आ जाएगा। तो आपका POH का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो PH मान कितना आ जाएगा सर, 14 - POH आ जाएगा, यानी 14 - 2 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। क्या ये टफ है क्या, क्या टफ है क्या? जब भी आपको पीएच निकालनी हो तो आप क्या करो, हमेशा नॉर्मेलिटी निकालें।
क्या निकालोगे, नॉर्मेलिटी निकालोगे। नॉर्मेलिटी निकालने के बाद ही आप क्या करना है, उसकी पीएच वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। आप जनरली अपन क्या करते हैं, जनरली अपन मोलरिटी से ही पीएच निकाल लेते हैं, जो कि गलत है। मोलरिटी से नहीं निकलती, नॉर्मेलिटी से ही आपकी पीएच निकलती है। ये जो अपने स्टूडेंट है जो केमिस्ट्री कोर्स में मेरे से जुड़े हुए थे, उनको वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। ठीक है, आगे देखो, 2 इंटू 10⁻³ मोलर HCl विलियन के पीएच का मान है। फर्स्ट ग्रेड 2015 का क्वेश्चन। बताओ कितना लल्लू सा क्वेश्चन पूछ लिया कि सीधा आपको HCl दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है और आपको पूछ लिया पीएच का मान है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए क्या निकालोगे सर, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सर मोलरिटी कितनी है सर, 2 इंटू 10⁻³ है। HCl के लिए एन फैक्टर कितना होता है सर, H प्लस प्लस Cl माइनस, यानी आपका एन फैक्टर का मान कितना है, 1 है। यानी आपका नॉर्मेलिटी और मोलरिटी आपकी समान आ जाएगी। तो आप पीएच कैसे निकालोगे सर, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सर माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस का मान कितना है सर, 2 इंटू 10⁻³ है। हमें पता है सर ये आपका log A इंटू log B की तरह काम करता है, log A इंटू log B की तरह। तो इसको कैसे सोल्व करोगे सर, log A इंटू B, हमें पता है log A इंटू B क्या होता है सर, log ऑफ A होता है प्लस प्लस log ऑफ B होता है। तो ये देखो माइनस, इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, log A यानी 2 प्लस log ऑफ 10⁻³ log A प्लस log B आ जाएगा। अब देखो माइनस log आपका 2 का मान कितना होता है, 0.30 होता है, प्लस इसका मान कितना आएगा सर, मैंने आपको बताया log ऑफ 10⁻x का मान कितना होता है, -x के बराबर होता है। तो इसका मान किसके बराबर होगा सर, -3 के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 0.30 -3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के अंदर -2.7। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.7 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, 2.7 के बराबर। बताओ भाई, खुद सोचने वाली बात है। क्या क्वेश्चन है, भी कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ग्रेड क्या, मैं तो बोल रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर तक के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। कंडीशन एक है आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। यदि आपने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ ली, फिर आप चाहे कोई सा भी एग्जाम का क्वेश्चन कर लेना, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो आगे आपका फर्स्ट ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। आपको 50 ml 0.2 मोलर HCl तथा 50 ml 0.1 मोलर NaOH को मिलाकर प्राप्त होने वाले विलयन का पीएच पूछा हुआ है। इसका पीएच पूछा हुआ है, आपको दिया हुआ है दो। आपको देखो कौन कौन सी रिएक्शन दी हुई है सर, हमें HCl प्लस NaOH ये मिक्स किया, तो मुझे पता है यहां से सर रिएक्शन होगी, क्या बनेगा आपका NaCl प्लस H2O बनेगा। ये सभी को मेरे हिसाब से पता है कि आप जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो आपका सॉल्ट मिलेगा। अब देखो HCl कितना दिया हुआ है सर, HCl आपका 50 मिलीमोल है, कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 मोल है। तो आप क्या करो, इसकी मिलीमोल निकाल लिया करो। मिलीमोल कैसे निकालोगे सर, मिलीमोल कंसंट्रेशन होता है N/V, तो मिलीमोल होता है आपका कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। यानी आप जब 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये मिलीमोल आ जाएगा। कितने आ जाएगा सर, 10 मिलीमोल आ जाएंगे। इसके मिलीमोल कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इसी प्रकार इसके मिलीमोल कितने आ जाएंगे सर, 50 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके मिलीमोल आ जाएंगे। तो इसके मिलीमोल कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। जब ये रिएक्शन होगी तो सर यहाँ पे 5 बचेगा, ये यहाँ पे भी 5 बनेगा। मुझे यहाँ से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसकी पीएच आपकी 7 होती है, मुझे इससे आपको पीएच डिसाइड होगी। तो HCl के मिलीमोल कितने हैं सर, HCl H प्लस, यानी आपका HCl का मिलीमोल का मतलब H प्लस। H प्लस की कंसंट्रेशन यदि आपको निकालना है तो सर ये आपका मिलीमोल आ गया, मोल बटा आयतन। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल बटा आयतन। आयतन कितना हो गया सर, 50 ml ये हो गया, 50 ml आपका ये हो गया। टोटल आयतन कितना हो गया, 100 ml हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। तो पीएच क्या होगा सर, माइनस के अंदर log ऑफ H प्लस आएगा, तो माइनस के अंदर log ऑफ 5 × 10⁻² होगा। जब आप इसको सोल्व करोगे log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 10⁻² आप सोल्व करोगे, log 5 की वैल्यू 0.70, इसकी वैल्यू -2, तो यानी आपका 1.3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। क्या ये मेरी बातें समझ में आएगी आपको? कुछ नहीं करना, वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो, यहाँ आपका क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, आप इसमें रिएक्शन करेंगे, सोल्ट बनाएंगे, उसके बाद में कितने मिलीमोल आपके न्यूट्रलाइजेशन में चलेंगे सर, ये आपका कम है, जिसका वैल्यू कम होती है वो आपका पूरा पूरा क्या करता है, टूट जाता है। तो सर ये 5 है, ये 5 आपका कम होता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या को पूरा पूरा खर्च हो जाएगा, ये 5 खर्च हो जाएगा, तो ये 10 है। जब ये 5 खर्च हो रहा है तो इसका भी 5 खर्च होगा, बिल्कुल सर 5 खर्च होगा। तो पीछे कितने बच गया सर, 5 बच गया। 5 को अपने यदि आप 5 अपन टोटल आयतन कितना हो जाएगा, 50 ml इसका है, 50 ml इसका है, टोटल आयतन आपका 100 ml हो गया। तो 5 को यदि आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। आगे देखो भाई, एक विलियन 0.4 नॉर्मेलिटी HCl के 50 ml और
टू नॉर्मेलिटी NaOH का 50 ml विलियन मिलाकर बनाया गया इस विलियन का पीएच पूछा हुआ है। देखो HCl प्लस NaOH वही सेम बात से क्या मिलेगा सर NaCl। इसके मिलीमोल कितने सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो तो आप इसकी मिलीमोल आ जाएगा सर 20। इसके मिलीमोल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया करो, मिलीमोल आ जाएगा 10। सर ये कम है, ये पूरा पूरा खर्च हो जाएगा। जब ये 10 खर्च होगा तो ये भी आपका 10 खर्च होगा, तो 20 में से 10 चला गया सर, 10 बच गया। तो आपका HCl के मिलीमोल कितने आ गए सर 10 आ गए। HCl की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे सर, आपका मोल अपॉन आयतन, मोल कितना है सर 10 अपॉन आयतन कितना है सर 50 ml, इसका है 50 ml आपका, इसका है 100 ml हो जाएगा, यानी 1/10। ये आपका किसका आ गया H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो पीएच क्या आ जाएगी सर माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। इसको 10 की 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -1 माइनस लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू क्या रखेंगे 10 की पावर -1, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। पीएच आपकी कितनी आ जाएगी सर 1 आ जाएगी। ये देखो फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एसिड और बेस से आपको सोल्ट मिलता है, यहां से आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद में जिसके जितने ज्यादा मोल बचे उसी के हिसाब से, यदि मान लेते हैं ये बच जाता तो हम सर क्या निकालते फिर पीओएच निकालते, क्योंकि NaOH में क्या कौन सा आयन प्रेजेंट है सर OH माइनस कंसंट्रेशन है। इसका मतलब यहां से क्या मिलता है सर हमें पीओएच मिलती, पीओएच से हम क्या करते हैं फिर पीएच निकालते। आगे देखो भाई 1 × 10 की पावर -3 मोलर की सांद्रता युक्त Na2SO4 के जलीय विलयन का आयनिक सामर्थ्य पूछा हुआ है। देखो ये हालांकि अपने थोड़ा सा ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आयनिक सामर्थ्य क्या होती है सर, आयनिक सामर्थ्य आयनिक सामर्थ्य आई क्या होती है सर, सिग्मा ऑफ हाफ ऑफ CiZi²। Ci क्या होता है सर कंसंट्रेशन, और Zi क्या होता है सर चार्ज, ठीक है। देखो कैसे, अब देखो आपका Na2SO4 Na2SO4 ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा सर 2Na प्लस SO4 2 इसकी आपकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है सर 10 की पावर -3 दे रखी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी सर 2 गुना हो जाएगी, तो 2 × 10 की पावर -3 हो जाएगी। इसकी कितनी होगी सर 10 की पावर -3 होगी, बिल्कुल सर। ये लो भाई, अब आपको क्या करना है यहाँ पे सीधे सीधा फॉर्मूला पुट करना है, आई की वैल्यू आई बराबर हाफ ऑफ Ci। देखो Ci हमें Na प्लस की कितनी है सर 2 × 10 की पावर -3 कंसंट्रेशन है, Zi का स्क्वायर, इस पे चार्ज कितना है सर 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपका आगे दोबारा लगाएंगे इस फॉर्मूले को, तो Ci कितना आएगा सर, इस बार SO4 के लिए लगाएंगे तो 10 की पावर -3 आएगा, इंटू Zi इसका चार्ज कितना है सर 2 है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो भाई हाफ हो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 × 10 की पावर -3 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 × 10 की पावर -3 आएगा, 4 × 2 यानी 4 × 10 की पावर -3 प्लस 2 × 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा 6 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 3 × 10 की पावर -3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 × 10 की पावर -3 आ जाएगी। ये आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, तो फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी इसको ध्यान देवे। आगे देखो सबसे प्रबल सुगमी क्षार है लैब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन है, प्रबल सुगमी क्षार है। आपको एक ध्यान में रखना है, जो आपका वीक एसिड होता है, वीक एसिड है, मुझे पता है सर वीक एसिड क्या बनाएगा सर, यहां से वीक एसिड से H प्लस जाएगा तो क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है, वीक एसिड हो नहीं, आप एक बार एसिड लगाओ, एसिड से आपका क्या हो जाएगा सर, एसिड से आपका क्या बनता है कॉन्जुगेट बेस बनता है। इसी प्रकार बेस है, बेस में सर H प्लस देंगे तो क्या बनाएगा ये सर, ये आपका बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड, क्या बनाएगा तो ये बनाएगा सर आपका कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। देखो एसिड है, ये H प्लस जाने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस है ये H प्लस देने के बाद में कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, यदि वीक एसिड है, यदि वीक एसिड है, जितना ज्यादा वीक होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वीक बेस, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है। इसी प्रकार वीक आपका बेस है, इससे आपका क्या मिलेगा सर, हमें कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में, आपको क्या पूछा प्रबल सुगमी क्षार पूछा हुआ है, यानी आपका ये आपको प्रबल पूछा हुआ है,
ये आपको प्रबल पूछा हुआ है, इसका मतलब एसिड आपका क्या रहा होगा, वीक एसिड रहा होगा। इसमें से सबसे ज्यादा आपका वीक एसिड होगा, वही इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे कौन सा एसिड है सर, ये HNO3 से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है सर, ये H2SO4 से मिलकर बना हुआ है। ये किससे मिलकर बना हुआ है सर, ये HCl से मिलकर बना हुआ है। और ये किससे मिलकर बना हुआ है सर, CH3COH। अब मेरे को बताओ इनमें से वीक एसिड कौन सा है सर, ये वाला वीक एसिड है। जो जितना ज्यादा वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो जितना ज्यादा वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आपको पूछा हुआ प्रबल, प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग पूछा हुआ है, स्ट्रॉन्ग का मतलब आपका जो एसिड रहा होगा वो वीक एसिड रहा होगा भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा बफर है। बफर के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी। बफर आपके दो प्रकार के होते हैं, देखो एसिडिक बफर और एक आपका बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर कैसे बनता है सर, ये वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। सर ये आपको बेसिक बफर किससे मिलता है सर, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है। ये लो भाई, ये आपका बफर हो गया एसिडिक बफर और आपका बेसिक बफर। एसिडिक बफर किससे मिलता है सर, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है। और बेसिक बफर किससे मिलकर बनता है, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनता है। ये आपका क्या हो गया, बफर। ये आपके बफर हो गया। ठीक है, आगे देखो भाई, अब आपको पूछा बफर क्या है, तो हमें क्या चाहिए, अल्टीमेट हमें क्या चाहिए सर, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अब देखो ये क्या है सर, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये क्या है सर, NaOH। सर ये किससे मिलकर बना हुआ है, NaCl। तो सर NaOH प्लस प्लस HCl से मिलकर बनता है। NaOH क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl क्या है सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपका आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट आ गया। क्या ये कुछ आपकी कंडीशन है क्या सर, ऐसी तो कोई कंडीशन ही नहीं है। आगे देखो ये क्या है सर, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे क्या चाहिए सर, अकेला मुझे वीक चाहिए। सोल्ट अलग चीज है, मुझे अकेला वीक चाहिए। ये तो अकेला स्ट्रॉन्ग है तो ये वैसे नहीं आएगा। सर ये KOH क्या है सर, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। मुझे अकेला क्या चाहिए, या तो मुझे वीक बेस वाले चाहिए या वीक एसिड चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग तो मुझे चाहिए नहीं, तो ये नहीं आएगा। NH4OH क्या होता है सर, ये वीक बेस है। ये क्या है सर, वीक बेस है। और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है सर, ये NH4OH प्लस HCl से मिलकर बना हुआ होता है। NH4OH को क्या बोलेंगे सर, वीक बेस। और ये किससे मिलकर बना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप बोल सकते हो सर वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। ये किसका है सर, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर, वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और ये आपका कैसा हो जाएगा सर, ये आपका बेसिक बफर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर, ये आपका बेसिक बफर होगा। ये लो भाई, आगे देखो, ये आपका लैब असिस्टेंट 2022 का फिर क्वेश्चन है। लैब असिस्टेंट 2022 का, एक विलियन की पीएच का मान 3 से बढ़ाकर 6 कर दिया जाए तो इसकी H+ की आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा है, देखो पीएच बराबर 3, तो यहां से H+ कैसे निकालोगे सर, 10 की पावर माइनस पीएच लगा देंगे यानी 3 आ जाएगा। फिर पीएच बराबर 6 है सर, यहां से H+ कैसे निकालोगे सर, हम क्या करेंगे 10 की पावर माइनस 6 लगा देंगे। अब देखो इन दोनों का अनुपात निकाल लिया करो, तो H+1 अपॉन H+2 कितना आ जाएगा सर, ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये सर 10 की पावर माइनस 6, जब ये ऊपर जाएगा सर 10 की पावर 3 आ जाएगा, यानी आपका 1000। तो क्या होगा सर, आपका जो ये वाला जो पहली वाली आपकी कंसंट्रेशन है ये 1000 गुना जाता है। आपको क्या पूछा हुआ है, H+ आयन की सांद्रता होगी। तो सर ये देखो आपका हमें पूछा हुआ H+2, हम क्या करें H+1 अपॉन H+2 का अनुपात कितना निकाल लिया सर, 1000। तो इसका मतलब H+2 कितना होगा सर, H+2 बराबर होगा H+1 अपॉन 1000। कुल मिला के बात ये कि ये आपका दो वाली यानी आपका पीएच जब 6 होती है तो पहले वाली कंसंट्रेशन का 1000 गुना कम हो जाएगी आपकी क्या, H+ की कंसंट्रेशन। जब आप H+ जैसे ही आपने पीएच बढ़ाई तो आप बोलोगे सर H+ की कंसंट्रेशन 1000 गुना कम हो जाएगी। देखो भाई क्या हो जाएगी सर, 1000 गुना घट जाएगी। क्या गुना बढ़ेगी, क्या नहीं। कभी भी आपको ध्यान में रखना है, पीएच बढ़ाने से H+ की कंसंट्रेशन कम होती है, सबको पता है। पीएच बढ़ाने से H+ की कंसंट्रेशन कम होती है। तो पीएच आपकी 3 से 6 की, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी सर, कम होगी। कितनी कम होगी, तो ये आपने अनुपात निकाल लिया सर, 1000 गुना कम होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या, पीएच बढ़ाने से H+ की कंसंट्रेशन कम होती है। ये बातें आपको परमानेंट मेमोरी में फिट करना है। आगे देखो कितने क्वेश्चन हो गए,
टाइम देखते हैं इसका, 44 मिनट हो गए। तो ये अपने एक दो क्वेश्चन करके इसको फिनिश करते हैं। एक जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता दी हुई है और इसकी पीएच क्या ही करना है इसको। देखो H प्लस कितना दिया हुआ है सर, 2 × 10⁻⁴ दिया हुआ है। पीएच कितना आ जाएगा सर, पीएच माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आ जाएगा सर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कितने हैं, 2 × 10⁻⁴ है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे सर, log A प्लस log B लगाएंगे, यानी log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10⁻⁴, ठीक है, बराबर माइनस log 2 का मान 0.30 प्लस log ऑफ 10⁻⁴ का मान सर -4 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.7। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3.7 आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो, लैब असिस्टेंट 2022, निम्न में से कौन सा बफर विलयन के रूप में कार्य नहीं करता। मैंने आपको भी बताया था बफर कैसा होगा सर, या तो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होगा, या फिर आपका वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ होगा, ये आपका बफर होगा। देखो, या फिर एक और बफर होता है वीक एसिड प्लस वीक बेस का बफर बनता है, वीक एसिड वीक बेस का आपका बफर बनता है। निम्न में से कौन सा बफर विलयन के रूप में कार्य नहीं करता है। देखो आपका पहला देखो, ये किससे मिलकर बना होता है, Na2 का मतलब हो गया सर ये NaOH से मिलकर बना हुआ है प्लस H3PO4 से मिलकर बना हुआ है, और उसके बाद में सर ये क्या मिलकर बना हुआ है सर, KOH प्लस H3PO4। ये क्या है सर, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है सर, वीक एसिड है, और इसके वीक एसिड का क्या है सर, इसके पास सोल्ट है। तो ये आप बोल सकते हो वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये आपका होगा सर। आगे ये देखो, ये सर क्या किससे मिलकर बना हुआ है, NH4OH प्लस HCl से। तो ये बोलोगे सर वीक बेस है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब ये ठीक है। और ये आपका कैसा है सर, वीक बेस है। तो वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, ये भी आपका सही है। आगे देखो सर CO2 है, तो ये आपका CO2 है, और ये आपका HCO3- है। देखो HCO3- क्या होता है सर, ये आपका HCO3- को क्या बोलोगे सर आप, सर इसको अपन बोलेंगे, इसके अपन बोलेंगे वीक एसिड, ठीक है। और ये आपका CO2 है सर, इसको अपन बोलेंगे वीक बेस। हालांकि वीक एसिड भी होता है, CO2 आपका क्या होता है, वीक एसिड भी होता है, लेकिन आपको क्या करना है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट बनाना है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखो HCl में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। मैंने आपको बता रखा है कभी भी अकेला स्ट्रॉन्ग तो आ ही नहीं सकता। आप वैसे भी ऑप्शन देख के इसको सीधा टिक कर सकते हो, डी ऑप्शन। जैसे ही आपको सीधा अकेला स्ट्रॉन्ग दिख जाए, वो कभी भी बफर नहीं बना सकता। तो आपका सीधा सीधा डी आंसर आ जाएगा। आगे देखो भी, जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाई जाने पर जल का आयनिक गुणफल, देखो KSP हमेशा क्या रहेगा, H प्लस इंटू OH- का अनुपात रहेगा। यदि आपने जल में कुछ भी मिला दिया जाए तो जल के KSP का मान चेंज नहीं होता। KSP का मान सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल ताप पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है, और किसी पे निर्भर नहीं करेगा। चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने ताप बढ़ा दिया या ताप कम कर दिया तो KSP का मान परिवर्तित हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या, KSP का मान केवल और केवल ताप पे डिपेंड करता है। यदि आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई हो चाहे कम करी हो, KSP पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है। सेम वही बात, आपको क्या चाहिए, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट चाहिए, या फिर वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट चाहिए। क्या HCl कर सकता है क्या, नहीं सर, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कभी नहीं करेगा। सर ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस वाला कभी नहीं करेगा। सर ये आपका वीक एसिड होता है, बिल्कुल कर सकता है। ये आपका किसका होता है सर, वीक एसिड है, और ये NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका बिल्कुल 100% करेगा। ये आपका देखो, ये सर आपका वीक एसिड है, और ये आपका क्या है सर, वीक एसिड वीक बेस हो गया। क्यों, ये सर किससे मिलकर बना हुआ है, ये आपका HCOH से मिलकर बना हुआ है, और NH4OH से। ये आपका क्या है सर, वीक एसिड है, ये आपका क्या है सर, वीक बेस है। यानी आपका ये वीक एसिड प्लस वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। मुझे क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए साथ में, या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, दोनों मुझे वीक नहीं चाहिए। तो ये वैसे नहीं होगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। मुझे सिर्फ ये चाहिए, वीक एसिड प्लस वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, या फिर मुझे वीक बेस प्लस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, जो कि आपकी फुलफिल किसमें हो रही है, इसमें। थोड़ा सा टाइम कम है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसको अपन थोड़ा सा कम टाइम में पूरा करवाएं। अदरवाइज मैं आपको एक एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन करवाता, आपको ऐसे चुटकियों में पहचान करनी आ जाती। अभी भी आप पहचान कर सकते हो। बफर के लिए आप क्या करोगे, बफर के लिए आपको स्ट्रॉन्ग नहीं दिखना चाहिए अकेला, आपको नहीं तो स्ट्रॉन्ग एसिड दिखना चाहिए, नहीं आपको अकेला स्ट्रॉन्ग बेस दिखना चाहिए। यही आपकी बफर की पहचान है।
आगे देखो लेब असिस्टेंट 2018 1 लीटर बफर विलियन में 0.01 मोलर NH4Cl और 0.1 मोलर NH4OH है। इसके लिए pKb का मान दिया हुआ है, इसकी POH होगी। देखो ये आपका NH4Cl है, ये किससे मिलकर बना होता है सर, ये आपका वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, ठीक है। तो ये आप बोलोगे सर सोल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.01। इसके बाद में जो आपका बेस है, बेस के कौन सा होता है सर NH4OH, ये आपका वीक बेस है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है सर, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है। आपको क्या दिया हुआ है pKb का मान कितना दिया हुआ है सर 5 दिया हुआ है। आपको क्या पूछा है pH पूछा हुआ है। हेंडरसन इक्वेशन लगाएंगे सर, pH क्या होगा, हेंडरसन ये बोलता है POH, क्योंकि यहाँ पे क्या है वीक बेस है। वीक बेस के लिए हम क्या निकालते हैं सर, यहाँ पे आपका कौन सा बफर आएगा, तो आप बोलोगे सर वीक बेस से आपका बेसिक बफर बनता है, बेसिक बफर, बेसिक बफर है। तो इसके लिए हेंडरसन इक्वेशन क्या बोलती है सर, POH बराबर क्या आएगा pKb प्लस log ऑफ सोल्ट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेस की कंसेंट्रेशन, ये लो भाई। अब देखो pKb कितना है सर, pKb आपका 5 है, प्लस log ऑफ सोल्ट कितना है, सोल्ट की कंसेंट्रेशन ये रही सर 0.01 है, अपॉन बेस की कंसेंट्रेशन कितनी है सर 0.1 है। जब आप इसको सोल्व करोगे 5 प्लस log ऑफ, ये आप सोल्व करोगे सर 10 की पावर -1 आ जाएगी, 5 - 1 यानी आपकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू है सर, POH की वैल्यू 4 है। आपको किसकी वैल्यू पूछी हुई है, pH की वैल्यू पूछी हुई है, तो मुझे पता है सर 14 - POH आती है, 14 - 4 यानी आपका 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मान, 10 मान आ जाएगा। तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में अपने जो बच्चे हुए क्वेश्चन है उसको अगली क्लास में कराएंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यदि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम इतना कुछ कर लिया तो आयनिक इक्विलिब्रियम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए, आपको बफर के सोल्व करने आ गए, बफर की पीएच निकालनी आ गई, बफर की पीओएच निकालनी आ गई। इसके अलावा आपको वीक एसिड से आपको कैसे H+ निकालते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ आपको आ चुका है। इसके साथ साथ में आपको आयनिक सामर्थ्य निकालनी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ से आपके समझ में आ गया। यदि आपने इतने क्वेश्चन ईमानदारी से कर लिए फिर आपको एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। 100% आपका, यदि आपने इतने अच्छे से कर लिया तो सेकंड ग्रेड में 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बार इसको जरूर रिवीजन करके आए ताकि आपका थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो और आपको मोटा मोटा आइडिया हो, तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।